नमस्कार दोस्तों। हम लोग इतिहास विषय के बारे में पिछले 2 क्लासेज में अध्ययन किया और एक में पृथ्वी के कालक्रम के विकास और दूसरे में मानव की उत्पत्ति के बारे में समझा और आज हम इतिहास के स्रोत के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने जाना, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत की घटनाओं के विषय में प्रामाणिकता की जानकारी प्रदान करता है। हिस्ट्री इज अ रिटन टेक्स्ट which tells us about all the facts which occurred in the past। और यूनान के सबसे पहले लेखक हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले अतीत की घटनाओं का संकलन करके इतिहास के पिता होने का गौरव प्राप्त किया। और हम सभी प्राचीन इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में आज जानेंगे इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 सेक्शंस में बांटेंगे: प्री हिस्टोरिक एज, प्रो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड या एज, जिसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरे भाग को प्रो हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। हमने बताया था कि प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से अनुमान और कल्पनाओं पर आधारित है। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर, लिखित साक्ष्यों के आधार पर, अवशेषों के आधार पर विभिन्न प्रकार के इतिहासविदों ने अपने अपने मत का प्रयुक्त करके इस इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की है। तो प्री हिस्टोरिक एज इतिहास का सबसे पहला काल है। इसका टाइम पीरियड विभिन्न प्रकार की बुक्स में विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है और हम सबसे ऑथेंटिक जो जानेंगे वो है 1.5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक का टाइम पीरियड है 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। और हिस्टोरिक पीरियड का टाइम पीरियड है 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। ये BC ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आता है। अगर हम कैलेंडर को एक टाइमलाइन पे देखें तो जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया, उस कैलेंडर का आधार ही ईसा मसीह का जन्म दिवस माना गया। तो यदि हम टाइमलाइन पे देखें, अगर यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके प्रत्येक वर्ष को एक नया वर्ष नाम दिया गया उसके बाद के। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे करते करते हम चले आ रहे हैं 2020 में। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ईसा मसीह का जन्मदिन आज से ठीक 2020 वर्ष पहले था। और जब हम इससे पीछे बढ़ेंगे 1, 2, 3 तो यहाँ पे BC आता है, अर्थात ईसा पूर्व। अगर हम 8000 ईस्वी पूर्व की बात करें या BC की बात करें, बिफोर क्राइस्ट, इसका सीधा मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस के या जन्मदिन के ठीक 8000 साल पहले की ये घटना है। और ये जो 1.5 लाख BC है, इससे और आगे चलेंगे, इधर कहीं पे पड़ेगा। तो यहाँ से 1.5 लाख से लेकर के
यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो है प्रागैतिहासिक काल का। और उसके बाद 8000 के बाद 4000 BC तक का, बिफोर क्राइस्ट था, वो पीरियड है आद्यऐतिहासिक काल का। और 4000 से 2500 BC का पीरियड वो ऐतिहासिक काल का। इस प्रकार BC और AD हम लोग यूज करते हैं। इसी क्रम में प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम समझेंगे। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी हमें अवशेषों, जीवाश्मों के आधार पर मिलती है, और इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात अवशेष मिले हैं इस काल में, और उसी के आधार पे इसको बताया जाता है। लेकिन इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जबकि आद्यऐतिहासिक काल की बात यह है कि यहाँ पे अवशेष भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, दोनों चीज़ें मिली हैं। लेकिन अवशेष का प्रयोग करके हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु ये जो लिखित साक्ष्य है इसका उपयोग आज तक नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि ये भावनात्मक, चित्रात्मक लिपि के रूप में लिखा गया मिला हुआ है और उसको आज तक डिकोड या पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए आद्यऐतिहासिक काल सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही जानकारी प्रदान करता है और लिखित साक्ष्य का प्रयोग नहीं कर पाए है इस काल में। और ऐतिहासिक काल की रही बात, तो इसमें अवशेष भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और अवशेषों का प्रयोग भी किया जाता है और लिखित साक्ष्य का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऐतिहासिक काल को डिफाइन किया जाता है। जैसा कि हम सभी पहले ही जान चुके हैं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो भूतकाल में हुई घटनाओं का प्रमाण देता है। इसकी उत्पत्ति हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका मतलब है छानबीन करके जानकारी प्राप्त करना। और सबसे पहले हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर यह जानकारी दी कि भूतकाल में कौन सी घटनाएं घटी थी। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। इतिहास को पुनः हम जानने के आधार पे या जानकारी के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, स्रोत के आधार पे। तो इसको नोट करिए, हम हटाते हैं। इतिहास जानने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 स्रोत हैं, जिसमें से एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का वर्णन। तो इसको हटा रहे हैं, फिर हम देखते हैं आगे के। अब आती है बात इतिहास के स्रोत के बारे में। हमने पहले ही बताया कि प्राचीन इतिहास पूरी तरीके से कल्पनाओं पर आधारित है, और खासकर इतिहास का वो पहलू या वो पक्ष जो बहुत पहले का है। अर्थात प्राचीन इतिहास को यदि हम 2 भागों में बांटें तो उसमें से जो पहला भाग है वो तो पूरी तरीके से कल्पनाओं पर आधारित है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि इतिहास के स्रोत अर्थात इतिहास के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, उसे ही स्रोत कहा जाता है। तो इतिहास मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से जाना जा सकता है, 3 ही स्रोतों से जानकारी देता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत इट्स मीन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण, और एक मिनट, फोन आ रहा है।
और तीसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। इसको कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो खुदाई वगैरह के दौरान प्राप्त होती हैं तथा उसी वस्तुओं के आधार पे हम अपना तर्क लगाते हैं कि आखिरकार पिछले काल में क्या हुआ रहा होगा और ये वस्तुएं कहाँ से किस काल की हैं। इसको पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत में कुछ वस्तुएं जैसे इंस्क्रिप्शंस लिख देते हैं। हालांकि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले लिख देते हैं इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है अभिलेख। और उसके बाद कॉइन्स, सिक्के, मूर्तियाँ, स्टैचूज़। और इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में रही बात, तो जैसे बहुत से विदेशी यात्री पहले भारत आए और कुछ चले गए, कुछ यहीं पर रहे। उन्होंने अपना मत, अपना विचार किसी एक पुस्तक में कंपाइल किया और उसी को विदेशी यात्रियों के विवरण के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के मत के अनुसार हम अपने इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारा पिछला समय, पिछला काल कैसा था और उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी। और उसके बाद साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक धार्मिक स्रोत और दूसरा अधार्मिक नहीं, गैर धार्मिक। धार्मिक स्रोत जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण। और अधार्मिक स्रोत जैसे कुछ लेखकों की पुस्तकें, जैसे इंडिका हुई मेगास्थनीज की, उसके बाद टालमी की हुई भारत का भूगोल, और हेरोडोटस को हुई हिस्टोरिका, दैट्स ऑल। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम एक एक क्रम करके इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, पुनः विदेशी यात्री और फिर साहित्यिक स्रोत के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। इसको नोट करिए। तो हटाते हैं इसको। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमारा पहला है अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई के अभिलेख को माना जाता है। यह अभिलेख मध्य एशिया अर्थात फारस, एक देश है जिसका प्राचीन नाम फारस था और आज हम उसे ईरान के नाम से जानते हैं, वहीं से प्राप्त किया गया था। तो बोगज कोई का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बोगज कोई का अभिलेख। यह अभिलेख पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इसे हम जानते हैं कि फारस से प्राप्त किया गया था, जो कि ईरान का प्राचीन नाम है, और इसका टाइम पीरियड तकरीबन 1400 BC है। और इसे मुख्य रूप से खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। खरोष्टी भाषा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ भाषाएं जो कि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती हैं, लेकिन अन्य भाषाएं कुछ दाएं से बाएं तरफ भी लिखी जाती हैं।
जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, लेकिन अरबी, तुर्क, खरोष्ठी, ब्राह्मी इत्यादि भाषाएं ये सब बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती हैं, और उसी में से एक भाषा है खरोष्ठी भी। अब रही बात मध्य एशिया की और फारस की, तो मध्य एशिया जब भी हम विश्व के मैप में देखेंगे तो मध्य एशिया जहाँ पे ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश हैं, उसे ही हम मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। जब भी भूगोल की बात आती है और हम भारत का अध्ययन करते हैं तो भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देश पहले भारत के ही एक अभिन्न अंग थे, और आज वो हालांकि स्वतंत्र देश बन चुके हैं, फिर भी हैं भारत के ही इर्द गिर्द। इसके अलावा भारत के इर्द गिर्द कई देश हैं, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इन सभी देशों को मिलाकर भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, और क्यों नहीं दी जाए, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। भारत एक देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से, जलवायु दृष्टिकोण से और सामुद्रिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। और सन 1893 में कौन भूल सकता है, स्वामी विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया था, और भारत की तरफ से अमेरिका के शिकागो में जाकर सबसे लोकप्रिय बने थे भाषण देकर के, और हिंदू धर्म की तरफ से नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, और जो कि सबसे पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसके बाद 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया पेरिस में, उसमें भी इन्होंने हिंदू धर्म की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व किया था। तो रही बात, वो तो अलग बात है। खैर, हम आते हैं अपने इस पे टॉपिक पे। भारत पर या भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला आक्रमण साइरस ने किया था। यह साइरस फारस का ही एक व्यक्ति था। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर भारत, जब पाकिस्तान एक था, भारत पाकिस्तान, और उसके बाद अफ़गानिस्तान की सीमा आती है, तो ये अफ़गानिस्तान की सीमा पर इधर पाकिस्तान और इधर अफ़गानिस्तान की सीमा पर इधर से फारस से ईरान, इराक, उसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, फारस से इसी सीमा पर आक्रमण किया था। और भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहला आक्रमण यही साइरस ने किया था। और इसके बाद पर्टिकुलर अगर भारत की बात करें तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण इसी का पुत्र हुआ करता था, डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं। यह आक्रमण 518 BC में हुआ था। यह भारत पर होने वाला पहला आक्रमण है। इस प्रकार भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारियों की बात करें तो फारस के लोग ही, पर्शियन लोग ही आक्रमण किए थे। और यह बोगचकोई का अभिलेख खरोष्ठी भाषा में पर्शियन से ही प्राप्त किया गया था। इसके अलावा भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख को माना जाता है। तो इसको नोट करिए, फिर हम हटा के आगे चलते हैं। दोस्तों, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि बोगचकोई अभिलेख में कुछ वैदिक धर्म के देवी देवताओं का भी जिक्र आता है, जैसे मित्र, विष्णु, शिव जैसे इत्यादि वैदिक धर्म के देवी देवताओं का भी जिक्र किया गया है। और भारत में अशोक के अभिलेख ही सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है।
यह भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक माना जाता है अशोक। और भारत में दोस्तों दो ही लोग महान हुए, एक तो अशोक महान, अशोका द ग्रेट, और दूसरा अकबर महान। भारतीय इतिहास में यही दो लोग सबसे महान हुए। और इसके अलावा अशोक का जो अभिलेख मिला था वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़कर बताया था कि ये किसी एक भारत के राजा ने ही लिखवाया है। और 1837 से पहले हम सभी यही जानते थे कि कोई श्रीलंका का राजा था जो इस अभिलेख को श्रीलंका से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आया था और लिखवाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इसने बताया तो यह पता चला कि यह श्रीलंका का कोई राजा नहीं बल्कि अपने भारत देश का ही राजा था, और जिसका नाम अशोक था। इसने ही अपनी बेटी और बेटों, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा था। इस प्रकार हम लोग अभिलेखों के बारे में जाने, और आगे के क्लास में हम लोग कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, किसने पढ़ा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।